Okay, hello everyone. A very good evening to all of you. I hope you all are doing well. Well, friends, my name is Prachi Tekriwal and I welcome you all to my YouTube channel. As you know that this channel is for those students who are preparing for NTA UGC NET examination in Labor Welfare Code 55 and also for those who are preparing for IBPS Specialist Officer and other public sector examinations in Human Resource Management. So what we are going today is we will discuss about some of the questions which were previously asked in UGC NET examination labor law or they could be asked in the upcoming examination. Okay, so we will discuss the question as well as different terminologies and different days related to it. Okay, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास व्हाट यू हैव टू डू, जो दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि जब अपकमिंग टॉपिक्स आएँ, जब अपकमिंग टॉपिक्स जो अपलोड हों तो आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास अपना पहला क्वेश्चन है जो कि है सेक्शन 9A ऑफ आईडी एक्ट. आईडी एक्ट का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्टिपुलेट्स अबाउट. ओके, तो जो आईडी एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, ठीक है, उसके सेक्शन 9A में किस चीज़ के बारे में बातें की गई है. ओके, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 क्यों आया, बेसिकली उसका रीज़न था कि जो भी आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि स्ट्राइक्स होते हैं आपके, उसके अलावा बाइकआउट होता है, पिकेटिंग होती है, घेराव होते हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती है इनको रेगुलेट करने के लिए. ओके, तो स्ट्राइक्स हैं, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, तो इसी में जो है प्रोविजंस बनाए गए अलग अलग. तो इसमें सेक्शन 9A में किसके बारे में प्रोविज़न दिया हुआ है वो आपको बताना है. ओके, तो बेसिकली जो सेक्शन 9A है उसमें बताया जाता है कि जब कोई भी एम्प्लॉयर है, ठीक है, अगर वो किसी भी तरीके का चेंज करता है कंडीशन ऑफ सर्विस में, तो उसको क्या करना है, उसको जो है और वो 4th शेड्यूल में जो भी मैटर स्पेसिफाइड है उससे रिलेटेड वो कोई भी चेंज करेगा और जिससे कि वर्कमैन के ऊपर असर पड़ता है, तो वो क्या करेगा, वो जो है उसकी नोटिस जो है वो जारी करेगा. ठीक है, तो ये जो नोटिस ऑफ चेंज है बेसिकली यही आपके सेक्शन 9A में जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 9A में जो है वो बताया गया. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आंसर होगा 2. ओके, नोटिस ऑफ चेंज यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर 4th शेड्यूल के, ठीक है, जो भी सर्विसेज उसमें स्पेसिफाइड हैं उससे रिलेटेड कोई भी कंडीशन ऑफ सर्विस में चेंज लाता है जिससे कि वर्कमैन के ऊपर इफेक्ट आए, तो उसको क्या करना होगा, उसको वो एक नोटिस जारी करना होगा. ओके, तो बेसिकली आपका यही चीज़ इसमें होगा. फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a scheme for workers participation in industry at the shop floor and plant levels was introduced. ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर से इंडस्ट्रियल रिलेशन की ही बात आ रही है. इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. ठीक है, तो वर्कर्स को जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराया जाता है, मैनेजमेंट के डिसीजन में पार्टिसिपेट कराया जाता है अलग अलग लेवल पे. ठीक है, तो बेसिकली इसकी शुरुआत कब हुई, शॉप फ्लोर और प्लांट लेवल पे ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसके स्कीम्स कब आना शुरू हुई, तो आपको वो चीज़ बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्कीम है बेसिकली आई अक्टूबर 1975 में. ओके, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, नई स्कीम्स आई थी वो दिसंबर 1983 में बेसिकली आपकी आई थी. तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि कब स्कीम आई वर्कर पार्टिसिपेशन की, शॉप फ्लोर एंड प्लांट लेवल पे, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आपका शॉप फ्लोर है और प्लांट लेवल है. ठीक है, इस लेवल पे जब आपकी ये स्कीम शुरू हुई तो कब शुरू हुई, अक्टूबर 1975 में. फाइन, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इंक्लूड्स ऑल 3 स्टेजेस एक्सेप्ट. आपको बताना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट का स्टेजेस हैं अलग अलग, इन चारों स्टेज में से कौन सी स्टेज इसमें इंक्लूड नहीं है. ठीक है, आपको ये चीज़ें बतानी है.
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलिए बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें सबसे पहले आपका होता है लैटेंट कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो लैटेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, बेसिकली इट इज पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इंड्यूसिंग फोर्सेस। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, उसमें जो है क्या किया जाता है, जो फोर्स मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर फोर्स है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, उनको पहचाना जाता है, उनको उसी समय जो है वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता है परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें कि बेसिकली कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो हम लोग की बस सोच होती है, एक परसेप्शन होता है कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम लोग वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट है, एक परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट है, फिर तीसरा आपका होता है फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि ये आंसर तो आपका बेसिकली यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज ये एक स्टेज है कॉन्फ्लिक्ट का। तो फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि हम लोग वो बात जो है अपने ऊपर ले लेते हैं, उसको फील कर लेते हैं कि भाई ठीक है ये हमारे लिए बोला जा रहा है, और हम लोग उसको बात अपने ऊपर ले लेते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर आपके बॉस ने आपसे कुछ कह दिया तो आप क्या मान लोगे कि नहीं, बॉस ने मुझे जानबूझ के बोला, वो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, तो यहाँ पे आप महसूस कर रहे हो। ठीक है, अपने आप को पर्सनलाइज कर ले रहे हो। तो यहाँ पे फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट भी एक स्टेज होगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, फिर जो दूसरा आता है कि फिर इसके बाद क्या आता है, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है। मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, वहाँ पे वायलेंट का मोटिव आ जाता है, यानी कि वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ वायलेंट हो जाते हो। जैसे कि आप ये जो स्ट्राइक्स और बाइकआउट और घेराव है ना, बेसिकली ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का एक तरीका ही है, मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट का ही तरीका है। आपने कोई वायलेंट रूप यूज कर लिया। कई बार आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, एम्प्लॉयज के बीच में झगड़ा हो जाता है, हाथापाई तक उतर आते हैं वो सारे लोग। ठीक है, बॉस के बीच में झगड़ा हो जाता है, एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जहाँ पे वायलेंस का जो है यूज़ किया जाता है, वो होता है मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फिर क्योंकि ये भी एक पार्ट है जो आपका कॉन्फ्लिक्ट के प्रोसेस का एक पार्ट है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद उसको कैसे डील करना है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। ओके, तो यानी कि सबसे पहला क्या हो रहा है, पहले वहाँ पे फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट में। फिर परसीव किया जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जिसको परसीव कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और फिर उसको फील किया जाता है, पर्सनलाइज किया जाता है कि ठीक है वो हम ही को बोला जाता है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज हो जाता है। फिर मैनिफेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है जहाँ पे वायलेंट का मोटिव आ जाता है, वायलेंस का मोटिव आ जाता है, वहाँ पे झगड़ा फसाद होने लग जाता है। और फिर कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद उसके इम्पैक्ट को डील किया जाता है। ओके, तो यानी कि ये तीनों ही पार्ट आपके स्टेजेस में आते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। ओके, तो कौन नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है वो है गोल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा ऑप्शन नंबर 1, गोल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आपको जितने भी स्टेजेस मैंने बताए हैं, लेटेंट, परसीव्ड, फेल्ट, मैनिफेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर मैथ, ये सारी कॉन्फ्लिक्ट आपको याद रखना है। तो आपको जब भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ, जो इनके अलावा जो ऑप्शन है वही आपका गलत ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर द रिक्रूटमेंट हैपेंस थ्रू द कंपल्सरी इंटरवेंशन ऑफ ट्रेड यूनियन द सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, जिस सिस्टम में ट्रेड यूनियन में जो है आपका मतलब जो शॉप्स है, ठीक है, उन जिन शॉप्स में ट्रेड यूनियन के इंटरवेंशन से, ठीक है, उनके कंसिडरेशन से ही जो है बेसिकली रिक्रूटमेंट हो सकता है, वो कौन सी शॉप। ठीक है, आपको ये चीज़ बताना है, वो क्लोज शॉप है, यूनियन शॉप है, ओपन शॉप है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि ओपन शॉप तो इसमें नहीं हो सकती, बिकॉज ओपन शॉप इज ओपन फॉर एवरीवन। ठीक है, उसमें चाहे ट्रेड यूनियन के बंदे हो, ट्रेड यूनियन के बंदे ना हो, वो सारे लोग ही उसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ओपन शॉप में बेसिकली इसका आंसर तो नहीं होगा। फिर यूनियन शॉप हो सकती है क्या, यूनियन शॉप वो शॉप होती है जहाँ पे सिर्फ यूनियन के मेंबर्स ही होते हैं, यानी जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए रहेंगे वही लोग वहाँ पे रहेंगे। तो ये भी आंसर आपका बेसिकली नहीं होगा। आंसर क्या होगा, क्लोज्ड शॉप होगा, बिकॉज क्लोज शॉप में क्या किया जाता है, यहाँ पे
जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं अपने क्राफ्ट, ऑक्यूपेशन और अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। और इसमें जो भी आपके रिक्रूटमेंट होते हैं वो बेसिकली ट्रेड यूनियन के इंटरवेंशन से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, क्लोज शॉप होगा। फाइन, तो आंसर नंबर 1 इज योर राइट आंसर। फाइन, अभी इसमें जो भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन और मैं इंडिविजुअली आपके क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो हेयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टापेस कल्चर, ठीक है। ऑक्टापेस कल्चर बेसिकली एक टेक्निक है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो वहाँ के कल्चर को बेटर बनाने के लिए, तो जो ऑक्टापेस का कल्चर है ये आपको बताना है कि ये जो है ये टेक्निक किसने दी थी, ठीक है। तो ऑक्टापेस में आप देख सकते हो यहाँ पे 8 चीज़ें आ रही हैं। ऑक्टा का मतलब ही होता है 8, ठीक है। तो ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ओपननेस, ठीक है। जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ओपन होता है नए आइडियाज के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपको जहाँ पे ऑक्टापेस इम्प्लाई किया जाता है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ओपन होता है नए आइडियाज, इनोवेशंस, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या होता है, सी फॉर कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेट लोग करते हैं अपने जो है उनके उनके गोल्स हैं, उनके एम्प्लॉयज़ के गोल्स हैं, ठीक है। अब वो लोग एक दूसरे के वर्क से कोलैबोरेट करते हैं और उस तरह से मिलके काम करते हैं, ठीक है। टी फॉर डेफिनेटली ट्रस्ट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अगर यहाँ पे ओपन हुए हैं, उन लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे ट्रस्ट जो है वो प्रिवेल कर रहा है। फाइन, तो टी का क्या हो गया, ट्रस्ट हो गया। ओ फॉर ओपननेस, सी फॉर कोलैबोरेशन और टी फॉर ट्रस्ट। अब आती है ए की बात, तो यहाँ पे क्या है, ऑटोनॉमी है, ठीक है। यहाँ पे लोगों के पास अपने डिसीजंस लेने के लिए फ्रीडम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्हें वहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। एक उनका पर्सनल स्पेस है बेसिकली वहाँ पे काम करने के लिए। फाइन, फिर यहाँ पे पी फॉर होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब कि प्रॉब्लम को आने से पहले ही उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ के रखना। आप पहले से यहाँ पे एनालाइज कर लेते हो कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले से ही कोई ना कोई जो है अपना एक बैकअप जो है वो लेके चलते हो, ओके। फिर क्या आता है, ऑथेंसिटी, ए फॉर ऑथेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ए फॉर ऑटोनॉमी था, यहाँ पे ए फॉर क्या है, ऑथेंसिटी होती है, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो ऑथेंटिक काम होता है, ठीक है। वहाँ पे एक एथिकल ऑथेंटिक तरीका आप वहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। सी फॉर होता है कन्फ्रंटेशन, किसी भी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको प्रॉपर तरीके से कन्फ्रंट कर रहे हो, ठीक है, उसको डील कर रहे हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ई फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे भी नए आइडियाज़ होंगे, जहाँ पे भी नए इनोवेशंस आएंगी, नई नई चीज़ें होंगी, जहाँ पे एक ट्रस्ट होगा और ऑटोनॉमी होगी, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट होना एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटेशन होता है, नई टेक्निक को यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करके चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्टापेस का आपका क्या मतलब हुआ, ओ फॉर ओपननेस हो गया, सी फॉर कोलैबोरेशन, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, उसके अलावा आपका प्रोएक्टिव, ऑथेंसिटी, कन्फ्रंटेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। फाइन, अब ये बात तो हो गई, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर दी गई, लेकिन भाई इसको दिया किसने, कौन ऑक्टापेस का कल्चर लेकर के आया, तो वो दिया उदय परीख ने। फाइन, तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑक्टापेस कल्चर किसने दिया, तो आप क्या बताओगे, उदय परीख ने ये जो कल्चर है वो उसको इंट्रोड्यूस किया। फाइन, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑब्जर्व that the respect for rules depends on the manner of their formulation, ठीक है। यहाँ पे किसने ऑब्जर्व किया था कि रूल्स के जो रिस्पेक्ट है, ठीक है, वो डिपेंड किस पे करता है कि वो कैसे बने हुए हैं, यानी रूल्स जिस तरह से बने हुए होंगे उसी के हिसाब से उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी और उनको जो है फॉलो किया जाएगा। तो ये बात किसने कही थी, ये एक बहुत ही मशहूर, आप कह सकते हो कि एक थिंकर थे, जिन्होंने बेसिकली सोशियोलॉजी की फील्ड में काम किया, ठीक है। और उन्होंने ही ये बोला कि हर चीज़ जो है आप क्या करोगे, रूल्स से आप उनको चला सकते हो, लेकिन वो जो रूल्स है ना वो प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली फॉर्मुलेट होने चाहिए और ऐसे फॉर्मुलेट होने चाहिए कि वो सोशल मतलब लाइक लोगों के लिए डायरेक्टेड हो,
ठीक है। तो बेसिकली ये किसने कहा था, ये कहा था इमाइल दुर्खिम ने, ठीक है। वो जो है ये पहले ऐसे ही एक साइकोलॉजिस्ट हैं आप कह सकते हो, जिन्होंने सोशियोलॉजी की फील्ड में काम किया। उन्होंने फ्रेंच स्कूल में सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करने वाले ये पहले बंदे थे। तो ये इन्होंने ही कहा था कि जो रेस्पेक्ट होती है रूल्स की, वो उनके फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करती है। जिस हिसाब से रूल होंगे उनके हिसाब से ही उनको उसकी रेस्पेक्ट मिलेगी। फाइन। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया, इमाइल दुर्खिम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों मूव करते हैं। ओके यहाँ पे आपका फिर से एक एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 द मैक्सिमम ग्रेचुटी पेबल है, ठीक है। जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है 1972 में, उसमें मैक्सिमम ग्रेचुटी कितनी पेबल है, ठीक है। अभी ये 2018 तक ओके ये 10 लाख था, लेकिन उसके बाद 2018 में फिर रिवीजन हुआ और ये फिर चेंज हो गया। तो जो नया आपका आया पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 में जो भी चेंजेस आए, तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो है मैक्सिमम जो ग्रेचुटी पेबल कर दी गई बेसिकली 20 लाख, ओके। तो पहले ये 10 लाख थी, लेकिन फिर इसको बढ़ा करके इसको डबल कर दिया गया, यानी कि 20 लाख कर दिया गया। तो आपको ये जो छोटे छोटे टर्म्स आते हैं ना, जो छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में ही जो है आप ग्रेचुटी कितने साल बाद देते हो, तो 5 साल बाद, 5 साल जब काम हो जाता है एम्प्लॉय का, तो उसके बाद ही आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके के सेपरेशन पे आप उसको प्रोवाइड करते हो। फाइन। जो मैक्सिमम ग्रेचुटी दे सकते हो वो कितनी की होती है, 20 लाख की होती है। अब यहाँ पे है हु इज ऑथर ऑफ द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि जो है आपका जो बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स जो फेमस बुक्स होती हैं उनके कई बार उसमें नाम आते हैं, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऑथर है फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है। तो चेस्टर बर्नार्ड ने ही ये जो बुक है वो लिखी है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी तीनों लोग की भी एक बार बात कर लेते हैं। कार्ल रोजर्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कार्ल रोजर्स कौन है, ये एक थिंकर है साइकोलॉजी के। फाइन। फिर जो है अगर AH मैस्लो, अब इनको कौन नहीं जानता, अब्राहम हरोल्ड मैस्लो, ठीक है। इन्होंने क्या दी थी, द फेमस मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फाइन। जो नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन थी, ये मैस्लो ने ही बेसिकली दी थी। इन्होंने इस वर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम किया हुआ है। मैस्लो थ्योरी से आज की डेट में हम सारे लोग बहुत ज़्यादा उससे परिचित है। अगर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो दे सकते हो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या उसमें अच्छी चीज़ें थी, क्या उसमें जो है ड्रॉबैक्स थे, फिर उसको कैसे बाकी थिंकर्स ने आके उसको करेक्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और एक बात और कि कार्ल रोजर्स एक ऐसे थिंकर थे, इन्होंने ही अब्राहम मैस्लो को क्या किया था, सपोर्ट किया था। फाइन। फिर अल्टर मायो जो आपका जो है फेमस हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट था, अल्टर मायो ने किया था। तो ये जो है ये 4 बहुत फेमस लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो है, अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की फील्ड की बात करें या हम लोग HRM की फील्ड की बात करें, तो इन चारों लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया हुआ है। फाइन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हु हैज एडवांस द सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो है सिंगल लूप और डबल लूप लर्निंग मॉडल किसने दिया था। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, बेसिकली ये दिया था क्रिस आइग्रिस ने एंड डोनाल्डसन ने, ठीक है। तो क्रिस आइग्रिस ही आपका आंसर होगा। डोनाल्डसन के साथ ही मिल करके इन्होंने ये जो है जो आइडिया जो है वो प्रेजेंट किया था। फाइन। अब देखिए, अब ये तो बात हुई, चलिए क्रिस आइग्रिस ने दे दिया डोनाल्ड के साथ मिलकर के, लेकिन सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग एक्चुअली में होती क्या है। तो जो सिंगल लूप लर्निंग होती है बेसिकली इसका क्या है, मेन क्या है कि मॉडिफाइंग एक्शंस ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड रीच्ड आउटकम्स, ठीक है। तो यानी कि आपने भाई अपने कोई एक एक्सपेक्टेड आउटकम रखा और आपको जो आउटकम मिला, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस को आप पहले पहचानोगे और उस पर फिर वर्क करोगे, ठीक है। जो बेसिकली हम लोग कंट्रोल फंक्शन में करते हैं, हम लोगों ने जो एक आउटकम एक्सपेक्ट किया था कि भाई हमें इतना आउटकम मिलेगा, लेकिन हमें मिला कुछ और, तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया,
क्यों आया, कैसे आया, उसको देख करके हम लोग अपने एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। मतलब हम लोग दोबारा जब वो काम करेंगे तो उसको उतना सही करके करेंगे, ठीक है। लेकिन डबल लूप लर्निंग में क्या होता है, डबल लूप लर्निंग में जो है इसमें क्या किया जाता है कि लोगों को सिखाया जाता है कि अपने ही एजम्पशंस और बिलीफ को पहले डीपली समझना, ठीक है, उस पर पहले वर्क करना। मतलब पहले ही आप उसको अपने अंदर पहले ही वर्क कर लो और फिर आप जा करके उस पर बाहर वर्क करो। फाइन। तो ये आपका सिंगल लूप एंड डबल लूप लर्निंग होता है। बेसिकली सिंगल लूप लर्निंग में क्या करते हैं, आपके जो एक्शंस होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है एक्सपेक्टेड और रीच्ड आउटकम के बीच में डिफरेंस को पहचान के। और डबल लूप लर्निंग में क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले ही अपने एजम्पशंस और बिलीफ को जो है हम लोग क्या करते हैं, डीपली उनको समझ लेते हैं और उसके बाद अपना दूसरा वर्क यानी जो सिंगल लूप लर्निंग वाला वर्क होता है उसको फिर हम लोग फॉलो करते हैं। फाइन। अब यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोविजन रिगार्डिंग पॉलिटिकल फंड अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पॉलिटिकल फंड के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, उसके बारे में बताना है। तो क्या वो क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल फंड इज कंपलसरी है या ऑप्शनल है या पार्शली कंपलसरी है और पार्शली वॉलेंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, बेसिकली जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। आप किसी भी ट्रेड यूनियन मेंबर को फोर्स नहीं कर सकते कि वो जो है फंड दें आपको पॉलिटिकल फंड को इकट्ठा करने के लिए, ये पूरी तरीके से उनके ऊपर है। तो बेसिकली इट इज ऑप्शनल। फाइन। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा आपका 2। ओके, यानी कि जब भी हम लोग ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में पॉलिटिकल फंड की बात करते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल फंड से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है बेसिकली दे आर ऑप्शनल, मीन्स members are not bound to give the fund for the political purpose, right। तो ये आपका आज की बेसिकली आज का सेशन था। आई होप कि आपको जो है ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको उसका जो है रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड सेकेंड थिंग कि अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग टॉपिक्स। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।